हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स के बारे में। हमने थोड़ा देखा था कि कैसे इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स में हमको फोर्स एनालिसिस करना है। ठीक है, हमने डिफरेंस देखा था कि इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स में होता क्या है। और भी मतलब और हमने देखा था कि पिन जॉइंट स्ट्रक्चर में हमको एनालिसिस या कंपैटिबिलिटी या कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन का इक्वेशन हम लोगों के कैसे यूज करना है। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम देखेंगे ट्रस के ऊपर कि इंडिटरमिनेट ट्रस है, उसको एनालाइज कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ फोर्स मेथड। फोर्स मेथड कह लो या कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, तो फॉर्मूले का जो हम मतलब डेरिवेशन बोल लो या उसका एक्सप्लेनेशन वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग प्रॉब्लम पर आते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम में हमारे पास मेरे को यार एक इंडिटरमिनेट ट्रस दिया है, इंडिटरमिनेट ट्रस दिया है मेरे को। ठीक है, मेरे को इसको एनालाइज करना है। ठीक है, ट्रस एनालाइजेशन का मेरा मतलब है कि मेरे को उसमें फोर्सेस कैलकुलेट करने हैं, डिफॉर्मेशन उसके कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो अगर मैं देखूं यार, ये मेरा जो ट्रस है ये कितना इसकी, अगर मैं देखूं इसमें एक्स्ट्रा रिएक्शन कितना है, एक्स्ट्रा रिएक्शन जो है इसका सपोर्ट रिएक्शन, एक्स्ट्रा सपोर्ट रिएक्शन वो है, वो होगा यहाँ पे कितना है, यहाँ पर हमारे पास दो रिएक्शन है, इस पॉइंट पर भी दो रिएक्शन है, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और अगर मैं देखूं यार एक्स्ट्रा मेंबर जो है मेरे पास, एक्स्ट्रा मेंबर वो कितना है मेरे पास 1 है, क्योंकि मेरे को एक सिंपल ट्रायंगल चाहिए। ठीक है, ये मेंबर या ये मेंबर यहाँ पर एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास जो दो अननोन, मुझे दो एक्स्ट्रा इक्वेशंस और चाहिए अगर मेरे को इस ट्रस को सॉल्व करना है तो। ठीक है, क्योंकि एक अननोन मेरे पास यहां से आ रहा है और एक अननोन मेरे पास यहां से आ रहा है, ये जो दो अननोन्स हैं ये इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से सॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है, इसलिए ये आपका जो है इंडिटरमिनेट ट्रस है। ठीक है, तो इंडिटरमिनेट ट्रस है तो ये ज्यादा स्टेप भी होगा डिटरमिनेट ट्रस के। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा जो स्टेप है यहाँ पर, और हमारा जो जॉइंट बी पर है 20 किलो न्यूटन का एक लोड लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा इनिशियल स्टेप जो हम लोगों ने देखा था कि यार हमको रिडंडेंट फोर्सेस हमको चूज करने हैं। ठीक है, अब रिडंडेंट फोर्सेस हमको ऐसे चूज करने हैं कि जो भी हमारा जो स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो वो हमारा क्या रहना चाहिए, वो हमारा स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो रिडंडेंट फोर्सेस का फंडा यही है कि जो भी स्ट्रक्चर जो हम स्ट्रक्चर ऑब्टेन करेंगे आफ्टर रिमूविंग द रिडंडेंट फोर्सेस दैट शुड बी स्टेबल। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं देखूं यार, इस केस में मैंने क्या किया, इस केस में इस स्ट्रक्चर को मैं दो तीन पार्ट में डिवाइड करता हूं। ठीक है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, दिस इज माय ए, दिस इज डी, दिस इज बी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक लोड कंसीडर किया 20 किलोमीटर का लोड। ठीक है, यही चीज होगी बेसिक प्राइमरी डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, जो इस स्ट्रक्चर का निकल के आया। अगर मैं रिडंडेंट फोर्सेस को हटा दूं, रिडंडेंट फोर्सेस जो मैंने लिया है, मैंने फोर्स एक एफ ऑफ एडी रिडंडेंट है मेरा। ठीक है, और एक यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल, इसको यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस मानता हूं, दिस इज सपोज दिस इज टू कोऑर्डिनेट, दिस इज माय वन कोऑर्डिनेट। अभी देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो एफ ए डी मैंने एक रिडंडेंट इस मेंबर के लिए लिया है। ठीक है, और एक मैंने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स, यहाँ पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स रिलीज किया है, तो उसके लिए भी मैंने एक रिडंडेंट लिया है। मैं लेटर सपोज उसको एच ई मान लेता हूं। ठीक है, ओके, तो मैंने ये दो फोर्सेस मैंने रिलीज किए हैं। ठीक है, इस केसेस में ये दो फोर्सेस मैंने रिलीज किए हैं, तो इन दोनों फोर्सेस को हटा के, इन दोनों फोर्सेस को हटा के जो मेरा जो स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, वो मेरा बन रहा है डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहां पर तो ठीक है, मैंने अब मैं देखता हूं कि इसी के लिए अगर मैं इसी को देखूं, नेक्स्ट इसका जो पार्ट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। इस एफएडी को मैं P1 से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, और इसको मैं P2 से डिनोट करता हूं। ओके, तो अभी ये मेरा है इसका, अगर मैंने सबसे पहले रिडंडेंट फोर्सेस हटा दिए यहाँ से। ठीक है, ये फोर्स हटा दिए, ये फोर्स भी हटा दिए यहाँ से। क्लियर है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, कोऑर्डिनेट है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फोर्सेस हटा दिए। अभी मैंने क्या किया कि अगर मैं ये कोऑर्डिनेट में मैं इस पे कोऑर्डिनेट लेता हूँ 1, यहाँ पर भी 1। ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेट के अलावा मैंने क्या किया, फोर्सेस नहीं लिया। ठीक है, अभी बताते हैं कि इससे क्या मतलब है। ठीक है, ये मेरा एक और दूसरा स्ट्रक्चर हुआ, प्लस जो तीसरा जो स्ट्रक्चर होगा मेरा वो कुछ ऐसा ही होगा। यहां पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लोड लगा दूं,
P2 which is equals to HE, ठीक है, और ये फोर्स मेरा ऐसा ही होगा, दिस इज A, दिस इज C, दिस इज D, दिस इज B, दिस इज E, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यार, अगर आप देखें ये इन तीनों का जो इफेक्ट होगा, इन तीनों का जो भी इफेक्ट होगा इस पॉइंट पर, इन तीनों का जो भी इफेक्ट होगा वो इसके इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। कहने का मेरा मतलब है कि इस लोड के कारण कुछ डिफॉर्मेशन आएंगे, इसके कारण कुछ डिफॉर्मेशन आएंगे और इसके कारण कुछ डिफॉर्मेशन आएंगे इस लोडिंग के कारण, ठीक है। तो वो सब इक्विवेलेंट होंगे इस पूरे सिस्टम के, ठीक है। तो यार अभी क्वेश्चन आता है कि यार हम लोग अब हमको दो एक्स्ट्रा इक्वेशंस भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास दो एक्स्ट्रा अननोन्स हैं, तो हमें दो एक्स्ट्रा इक्वेशन भी चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने जो स्टेप किया था इसमें, मैंने क्या किया, मेंबर एडी को मैंने मेंबर एडी को रिडंडेंट माना, मेंबर एडी, और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रिलेशन को मैंने रिडंडेंट माना, ठीक है। अगर मैं मेंबर एडी को रिडंडेंट मानता हूं तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक कट लगाया, इस पॉइंट पर एक कट लगाया, ठीक है। अगर मैंने इस मेंबर, सपोज दिस इज मेरे, ये मेंबर मेरा एडी है, अगर मैंने यहाँ पर एक कट लगा दिया इसको, ठीक है, तो ये मेंबर कट हो गया, ये कुछ मेंबर ऐसा हो गया, ठीक है। क्लियर है? इसका थोड़ा लार्ज व्यू बनाते हैं, तो ये मेंबर अगर मैंने कट लगा तो मेंबर कुछ ऐसा हुआ, ठीक है, एडी पे। तो यार अगर मैं इस सिचुएशन को यहाँ पे रखकर देखूं, इस सिचुएशन को अगर मैं यहाँ पर रख के देखूं, अगर ये मेरा मेंबर है, बीच से कट है, ठीक है, तो एक चीज तो हमें पता है कि यार इस लोड की वजह से इस पॉइंट इस पर कोई फोर्स तो आने वाला नहीं है, एडी पर कोई फोर्स नहीं आने वाला है, क्योंकि मैंने इसको कट कर दिया, तो मैंने एक्शन फोर्स रिलीज कर दी है, ठीक है। बट मैं कह सकता हूं कि इस 20 किलो न्यूटन लोड की वजह से इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन मेरे को मिल सकते हैं, ठीक है। और मैं वो डिफॉर्मेशन जो कंसीडर कर रहा हूं, मैं रिलेटिव डिफॉर्मेशन कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। लेट अस सपोज वो है आपका डेल्टा एल, ठीक है। मैं सपोज कर रहा हूं कि मैंने जब ये लोड 20 किलो न्यूटन का लगाया, तो जो मेंबर मैंने यहां पे कट किया, तो ये मेंबर कुछ डिफॉर्म इन द सेंस, मतलब ये मेंबर, इनमें कुछ रिलेटिव मूवमेंट हुआ इस जॉइंट के बीच में, रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन जॉइंट्स, बिटवीन जॉइंट्स बोल दो, और ये एट कट, ठीक है। तो मैं एज्यूम करता हूं यार कि ये जो रिलेटिव मूवमेंट था जॉइंट्स के बीच का, ये कुछ था, मतलब डेल्टा एल हुआ, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि मैंने इसको यहाँ पे कट लगाया, तो ये चीज कुछ ऐसे भी मूव कर सकती है ना, ठीक है। ठीक है, तो ये जो है रिलेटिव मूवमेंट, अगर मैं देखूं इस चीज को, तो ये कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है, इस लोडिंग की वजह से, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो अगर मैं देखूं कि मेरा कुछ रिलेटिव मूवमेंट हुआ है, लेट अस सपोज मैंने यहाँ पर ये मेरा मेंबर कट किया, मैंने 20 किलो न्यूटन की वजह से अगर मैंने कुछ लोड लगाया, तो यहाँ पर इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेटिव मूवमेंट हुआ है, ठीक है। मैं उसको सपोज वो डेल्टा होगा मेरा, लेट अस सपोज वो रिलेटिव मूवमेंट, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने इस पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर, ये 20 किलो न्यूटन के कारण मेरा कुछ रिलेटिव मूवमेंट आ गया, ठीक है, प्लस मैंने जो P फोर्सेस थे उसके कारण भी कुछ रिलेटिव मूवमेंट आ सकता है इस पॉइंट पर, इस कट पर, ये ओवरलैप कर सकते हैं ना। क्लियर है? तो ये भी इसमें एक रिलेटिव मूवमेंट और आ सकता है यहाँ पर, लेट अस इसको भी डेल्टा 1 बोल देते हैं, लेट अस सपोज, ठीक है। तो यूनिट लोड की वजह से अगर आया तो मैं इसको ले लेता हूं, लेट अस सपोज ρ11 ले लेता हूं, ठीक है। तो मेरे कहने का मेरा मतलब है कि यार सपोज सबसे पहले मैंने 20 किलो न्यूटन का लोड लगाया, यहां पर मुझको कुछ रिलेटिव मूवमेंट मिल सकता है दो मेंबर्स के बीच में, ठीक है। दो मेंबर ओवरलैप कर सकते हैं, या तो ऐसे जा सकते हैं या ऐसे जा सकते हैं। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि वो मेंबर एक दूसरे की तरफ ही आ रहे हैं, क्योंकि मैंने यूनिट लोड जो लगाया है वो इस डायरेक्शन में लगाया है, ठीक है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि उसकी वजह से वो जो मेंबर है वो एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और मैंने 20 किलो, और जो मैंने यूनिट लोड लगाया उसकी वजह से भी मेंबर मैं सोच रहा हूं कि वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं यार, अगर ये चीज हुई, अगर, और फिर एक और इक्वेशन है कि मैं यहाँ पर अगर P2 मेरा हॉरिजॉन्टल रिलीज है, इसकी वजह से भी ये मेंबर जा सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं ना यार, कुछ ना कुछ इन जॉइंट्स के बीच में मूवमेंट मेरे को देखने को मिल सकता है, सेम ही चीज है। तो यहाँ
पॉइंट पर भी अगर मैं देखूं कुछ ना कुछ ओवरलैप अगर मेरे को देखने को मिल जाए कट के आसपास इस लोडिंग की वजह से, लेट अस सपोज वो मेरा क्या है डेल्टा 1 2, ठीक है। और अगर मैं चीज देखूं, और अगर मैं ये चीज देखूं यार कि मेरे को टोटल ओवरलैप मेरे को कितना मिल रहा है, तो टोटल ओवरलैप अगर मैं देखूं तो वो मेरे को मिलेगा डेल्टा ड्यू टू लोड, ठीक है, डेल्टा 1 ड्यू टू लोड प्लस रो 1 1 इस लोड के कारण प्लस रो 1 2 P2 के कारण, और ये जो बराबर होगा ये जीरो होगा। भाई जीरो क्यों होगा ये? क्योंकि यार ये जीरो इसलिए होगा क्योंकि इनके बीच में एक्चुअल में कोई रिलेटिव मूवमेंट हो नहीं सकता, ठीक है। ये जो पॉइंट है जो मैंने कट लगाया है, इनके बीच में कोई रिलेटिव मूवमेंट हो नहीं सकता। तो इस क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है ना, एक रिटेंटिव मेंबर है, कॉन्टिन्यूस मेंबर है, तो इनके बीच में कोई रिलेटिव डिफॉर्मेशन होगा नहीं इस पॉइंट पर। तो मैं इस पॉइंट को लिख सकता हूं मैं कि ये मेरा जो है इसकी जो कंडीशन है यहाँ पर ये है डेल्टा की, हमारा जो रिलेटिव डिफॉर्मेशन है वो मेरा जीरो है, ठीक है। इस दो फोर्सेस को लगाने का मेरा मतलब ही यही है कि मैं इन पॉइंट्स के बीच में रिलेटिव मूवमेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये दो जॉइंट्स आपस में मिल रहे हैं कि ये दूर जा रहे हैं, ठीक है। इस समय मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये एक दूसरे को आपस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट बी है मेरा 1, दिस इज 1, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव मूवमेंट इनके बीच में हो जाएगा कुछ ना कुछ। इसकी वजह से डेल्टा 1 है, इसकी वजह से डेल्टा 2 है, डेल्टा 1 तो डेल्टा 2 कुछ रहेगा, ठीक है। तो वो ये चीज है हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज है कहने का मेरा मतलब है, अगर ये हमारे पास इक्वेशन हमारे पास ये बन के आती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अगर हम फिर से हम देखें इस चीज को, तो मैंने क्या किया कि मैंने कट लगाया, इस लोड के कारण देखा मैंने कट पे कुछ ओवरलैप हुआ, ठीक है। और ठीक है, और फिर मैंने क्या किया कि इस फिर मैंने ये यूनिट यहाँ पर एक रिडंडेंट फोर्स लगाया, उसकी वजह से मेरे को भी कुछ ओवरलैप मिलेगा, इस फोर्स की वजह से भी मुझको कुछ ओवरलैप मिलेगा। मतलब ये कुछ मेंबर जो कट है वो कुछ आपस में आना चाहेंगे या दूर जाना चाहेंगे, बट मुझे मतलब नहीं है, बट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये मेंबर जो है वो आपस में मिल रहे हैं दूसरे के साथ, ठीक है। तो इस कंडीशन को मैं लिख सकता हूँ जीरो। क्लियर है पॉइंट? तो ये तो होगी मेरी पहली कंडीशन, ठीक है। और अगर मैं देखूं, अगर मैं इस जॉइंट पर आता हूं, तो यहां पर जो मेरे को डिफ्लेक्शन है इस ई पर मेरे को जो इस लोड के कारण मिलेगा वो मिलेगा सिर्फ लोड के कारण, वो मिलेगा डेल्टा 2n। एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मेरे को मिल सकता है ना, इस डायरेक्शन में नहीं मिल सकता हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल तो मेरे को मिल सकता है कि मैंने यहाँ पे वर्टिकल फोर्स को रिलीज कर दिया है, ठीक है। ये वर्टिकल फोर्स ही है, वर्टिकल इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो वर्टिकल फोर्स को मैंने यहाँ पे रिलीज किया, तो एक मेरे को इस डायरेक्शन में तो डिफ्लेक्शन मेरे को मिल सकता है, ठीक है। प्लस सिमिलरली अगर मैं करूं यहाँ पर रो 2 1, इस लोड की वजह से, इस यूनिट लोड की यहाँ पर लोड की वजह से, रिडंडेंट फोर्स की वजह से यहाँ पर भी मेरे को कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन मेरे को मिल सकता है, ठीक है। प्लस और इस U2 लोड एट दिस पॉइंट सेम ये भी मिल सकता है मेरे को, P2 इक्वल्स टू, और ये भी मेरा क्या होगा जीरो होगा, क्योंकि एक्चुअल कंडीशन में तो ये जीरो ही है ना, एक्चुअल कंडीशन, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन मेरे पास बनेंगी जो मेरे को हेल्पफुल होंगी कि मेरे को ये ट्रस को एनालाइज करना है, ठीक है। एक बार इसको ध्यान से समझिएगा फिर से कि कैसे हम लोगों ने ये चीजें लिखी हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये यहाँ पर हम रिलेटिव मूवमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं कट एट द कट, ठीक है, कि कट पर चीजें कैसे मूव कर रही हैं, ठीक है। तो ये चीज हमने देखी है, क्योंकि एक्चुअल में कट पे जो भी रिलेटिव मूवमेंट है वो अलाउ नहीं होगा बिल्कुल, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर इसको कंसिडर किया कि 0 पॉइंट। क्लियर है पॉइंट? तो ये हमारी कंडीशन हम लोगों ने लिखी है कि ये दो इक्वेशन जो होगी वो हमारी यूजफुल होगी कैलकुलेट करने में, ठीक है। अभी कैलकुलेशन में अगर हम लोग देखें, कैलकुलेशन अगर मैं देखता हूं तो इसके कैलकुलेशन अगर हम लोग को देखते हैं तो वो भी एक बार देखते हैं कि हमको कैसे वर्क करना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन पार्ट में हम लोग आते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन अगर हम लोग देखें ना तो डेल्टा 1L जो होगा, डेल्टा 1L मतलब लोडिंग की वजह से 1 पर डिफॉर्मेशन, वो होगा मेरा वो कुछ ऐसा ही होगा, S इनटू में S1, ठीक है, ड्यू टू यूनिट लोड एट 1 अपॉन इनटू में L ओवर में A, यही होगा, ठीक है। ये समीशन है जो सारे मेंबर्स को दिखा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे को इस लोड के कारण इन पॉइंट्स पर रिलेटिव मूवमेंट कैलकुलेट करना तो मैं यहाँ पर एक यूनिट फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, जिससे मुझे ये स्मॉल s1 मिलेगा, ठीक है, और मुझे कैलकुलेट करना है कैपिटल S, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास है, सबसे पहले अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, यहाँ पर मैं मेंबर्स देख लेता हूं कि मेरे को क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, क्या क्या नहीं। मेंबर्स मेरे पास ये है, मेंबर्स, ठीक है। मेंबर्स है मेरे पास, एक है मेरे पास AC, एक है मेरे पास AB,
एक है मेरे पास BC, CD, DB और BE, और DE। यही मेंबर है मेरे पास 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 मेंबर्स हो गए। अब मैं देखूं यार इन मेंबर्स में लोड की वजह से कितना फोर्स आ रहा है। ठीक है, यही मुझे कैलकुलेट करना है, डेल्टा 1L मुझे कैलकुलेट करना है, इन लोड की वजह से मेरे पास कितना फोर्स आ रहा है। अगर मुझे ये चीज कैलकुलेट करनी हो तो मैं क्या करूंगा यार, मेरे पास ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में मैं क्या करूंगा, 20 किलो न्यूटन का लोड लगाऊंगा, मतलब जो मैंने इसको स्टेबल बनाया 20 किलो न्यूटन का लोड लगाऊंगा और फोर्सेस में कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो यार अगर मैं फोर्सेस कैलकुलेट करता हूं, तो एडी पर तो मेरा फोर्स 0 होगा। एडी किधर है यार, ठीक है, एडी पर जो होगा वो मेरा फोर्स 0 होगा, क्योंकि मैं पहले लिख देता हूं, क्योंकि मैंने इसको रिलीज कर दिया एडी को। ठीक है, तो एडी पर मेरे को कोई फोर्स नहीं है। क्लियर है। उसके बाद अगर मैं देखूं यार, अगर मैं इस जॉइंट का इक्विलिब्रियम देखूं, सबसे पहले मैं क्या कहता हूं, रिएक्शन कैलकुलेट करता हूं। तो अगर मैं रिएक्शन कैलकुलेट कर रहा हूं, तो अगर मैं जॉइंट के बाद मोमेंट निकालता हूं तो मिलता है मेरे को 20 × 6, दिस इज 6 किलो न्यूटन, दिस इज 6 मीटर, दिस इज 8, दिस इज 6, दिस इज 6। तो मिलता है 20 × 6 इक्वल्स टू 20 × 6 इक्वल्स टू, ये मिलेगा मेरे को कितना, यहाँ पर अगर मैं एक रिएक्शन लेता हूँ RE, 20 × 6 RE × 8, यही मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज को सॉल्व करूं तो मिलता है मेरे को 20 × 6 ओवर में 8 इक्वल्स टू RE। ठीक है, तो ये जाएगा 2 से, ये जाएगा 5 3, तो RE मिलता है मेरे को 15 किलो न्यूटन। ठीक है, RE अगर मेरे को 15 किलो न्यूटन मिला इस डायरेक्शन में 15, ठीक है, यहां से 15 मिला, तो ये 20 है, इसको बैलेंस करने के लिए हॉरिजॉन्टल 15 इधर लगेगा और इसको बैलेंस करने के लिए 20 ऊपर को लगेगा। ये चीज होने वाली है। ठीक है, तो अगर मैं जॉइंट ए पर आता हूं, जॉइंट ए पर मैंने कंडीशन देखी अपनी, जॉइंट ए पर एक फोर्स मेरा 20 के ऊपर लग रहा है। ठीक है, एक फोर्स मेरा 15 का इधर लग रहा है। क्लियर है, और इसी पर एक फोर्स मेरा, एक और फोर्स आ रहा है मेरा F ऑफ AB। ठीक है, और यहां पर भी एक फोर्स मिल रहा है मेरे को F ऑफ AC। यही कंडीशन है मेरे पास। ये तो मैंने रिलीज कर दिया, तो इस पर तो कोई फोर्स होगी नहीं। ठीक है, तो 20 15 इधर पे। तो अगर मैं देखूं यार, अगर मैं कंडीशन देखता हूं तो मेरे को मिलता है F ऑफ AB प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो F ऑफ AB इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 15। ठीक है, तो F ऑफ AB जो मिल गया मेरे को, वो मिल गया मेरे को माइनस 15 इन कंप्रेशन। ठीक है, क्योंकि मैंने ये दोनों को इसको टेंशन एज्यूम किया था, मेरा कंप्रेशन में आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इस वर्टिकल डायरेक्शन में देखूं तो यहां से मिलता है मेरे को F ऑफ AC प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। F ऑफ AC जो मिल जाएगा वो मेरे को मिल जाएगा माइनस 20। ठीक है, तो F ऑफ AC जो मिल गया वो मेरे को कितना मिल गया, माइनस 20। इस चीज में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी सॉल्व। तो अगर हम लोग आते हैं अभी, हम आते हैं आपके जॉइंट नंबर C पर। अगर हम आए जॉइंट C पर, अगर हम लोग आते हैं जॉइंट C पर, अगर हम लोग देखते हैं तो जॉइंट C पर एक फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा F ऑफ CA, और एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे F ऑफ CD। ठीक है, F ऑफ CD, और एक फोर्स लग रहा है यहाँ पर F ऑफ BC। ठीक है, ये जो एंगल है ये है आपका, ये वाला जो एंगल होगा वो वो 53.13 होगा, और ये एंगल होगा आपका 36.87। ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं। ठीक है, तो हम लोग देखें, अगर हमको FCA पता है, ठीक है, तो FCA प्लस F ऑफ BC cos 36.87 इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा मेरा FBC cos 36.87 इज इक्वल टू माइनस ऑफ FCA। ठीक है, तो यहां से अगर हम FCA को लिखें, FCA मेरा कितना कैलकुलेट किया मैंने, AC माइनस 20 और बाहर माइनस डिवाइड अपॉन में cos 36.87। ठीक है, अगर हम इस चीज को कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है आपका 20 डिवाइड बाय cos 36.87, 25 किलो न्यूटन। ठीक है, तो FBC जो आएगा मेरा, FBC वो आ रहा है मेरा 25 किलो न्यूटन। तो FBC पे मैं वैल्यू पुट करता हूं 25 किलो न्यूटन। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं FCD अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो FCD हो जाएगा मेरा FCD प्लस FBC sin 36.87 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से मेरे को मिलता है कि FCD जो होगा मेरा माइनस ऑफ FBC sin 36.87 रहेगा। क्लियर है, तो FCD अगर मैं कैलकुलेट करूं यहां से तो ये मिलता है मेरे को sin 36.87, 15 किलो न्यूटन।
यानी माइनस, तो FCD भी जो हो गया वो मेरा हो गया -15 किलो न्यूटन। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद अगर मैं आता हूं, ये मेरे पास रिएक्शन कैलकुलेट हो गई, FBC कैलकुलेट हो गया। इस पॉइंट पर अगर मैं आता हूं, इस जॉइंट पर अगर मैं आता हूं, ई जॉइंट पर, ठीक है, तो अगर मैं ई जॉइंट को कंसीडर करूं, ठीक है, ई जॉइंट को अगर मैं कंसीडर करता हूं ई को, तो यहां पर मेरे को फोर्सेस मिल रहे हैं इस जॉइंट पर। एक फोर्स मेरे को मिल रहा है कितना, F ऑफ B, ठीक है, इसी पर एक यहां पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लग रहा है 15 किलो न्यूटन का, ठीक है, और एक यहां पर लग रहा है आपका F ऑफ BE और EB दोनों बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं देखूंगा यार कि इस फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, इसके एक फोर्स, एक इसका हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल कंपोनेंट है, उसको बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स है नहीं, तो ये जो फोर्स होगी वो हमारी जीरो हो जाएगी। तो FB पर जो होगी लोड के कारण वो जीरो मिलेगा, ठीक है, और FD होगा जो वो मिलेगा आपको FDE प्लस 15 इक्वल्स टू 0, तो FDE मिलेगा मेरे को -15 किलो न्यूटन, तो FD भी मेरे को मिल गया -15, ठीक है। और जो डीबी मिलेगा, डीबी मेरे को कितना मिलेगा, डीबी मेरे को 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि दो कोलिनियर मेंबर मिल रहे हैं ना, वर्टिकल है, तो इसको बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स ही नहीं है, तो डीबी पर मेरे को क्या मिलेगा 0। क्लियर है पॉइंट? तो भाई ये हमने कैलकुलेट कर लिया कि मेंबर्स में कितना फोर्स आएगा ड्यू टू इस सिस्टम के लिए, ड्यू टू दिस लोड, ठीक है, यही हमारा फंडा है ना, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिस्टम को ब्रेक करके लिख रहे हैं, तो इस सिस्टम की वजह से इस लोड की वजह से मेंबर पर कितना फोर्स आ रहा है, यही हमारा है x। तो अभी हमको सॉल्यूशन x बोल रहे हैं कि हम सारे मेंबर कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर है? तो अभी हम देखें, अब हमको नेक्स्ट स्टेप हमारा कैलकुलेट करना। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा कैलकुलेट करना, क्या कहते हैं इसमें, नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा कैलकुलेट करना वो हमारा है S1। S1 कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पर जो मेरा यूनिट लोड है, यहाँ पर जो मेरा यूनिट लोड है S1, वो एक्ट कर रहा हूँ स्मॉल S1 अगर मैं इसको बोलूँ, ठीक है, यूनिट लोड एट S1, यूनिट लोड एट S1, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूँ कि मेरा S1 पर एक यूनिट लोड लग रहा है, उसकी वजह से मेरे मेंबर्स में कितने फोर्सेस आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यार, अगर मेरे को ये चीज कैलकुलेट करनी है, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने इस पोर्शन पर मैंने एक यूनिट लोड लगा दिया, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट के अलावा मैंने एक यूनिट लोड लगा दिया 1 का, और यहाँ पर भी एक यूनिट लोड लगा दिया 1 का, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? 1 का लगाने का मेरा मतलब है कि मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे ये मेरा जो मेंबर कट हुआ है ना, इस पॉइंट पर मैं 1 लगा रहा हूँ, और इस पॉइंट पर भी मैं 1 लगा रहा हूँ, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेंबर जो है वो मेरा टेंशन में, मैं उस चीज को अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेंबर पर फोर्स लग रहा है मेरा, क्योंकि ये मेंबर पर इस पर फोर्स लग रहा है मेरा, ठीक है। तो यहां पर मैं एज्यूम कर रहा हूं कि भाई ये तो 1 ही होगा फोर्स इसका। क्लियर है पॉइंट? क्योंकि एडी पर है, एडी पर मैंने यूनिट किलो न्यूटन का लोड लगाया है, तो वो मेरा 1 ही होगा, और वो टेंसाइल डायरेक्शन में ही है, क्योंकि मैं मेंबर को मैं दिखा रहा हूं कि ये मेरा ऐसे कनेक्टेड है मेंबर, यहां पर भी मेरा कुछ इस डी जॉइंट से कनेक्टेड है, तो जॉइंट से तो मैं इस मेंबर पर फोर्स दिखा रहा हूं, बेसिकली इस कट पर फोर्स दिखा रहा हूं, ठीक है। तो कट पर फोर्स दिखा रहा हूं तो मतलब मैं मेंबर को इलॉन्गेट करने की कोशिश कर रहा हूं, इसको भी और इसको भी, ठीक है। तो मैंने इसको 1 ले लिया यहां पर। क्लियर है? अब मुझे देखना है कि यार कि इस फोर्स का कैसे कैलकुलेट करना है इस जॉइंट पर। अगर आप देखें इस लोडिंग की वजह से रिएक्शंस तो कोई डेवलप नहीं होने वाले, क्योंकि ये जो लोडिंग है वो बैलेंस कर देंगे एक दूसरे को, ठीक है। बट मेंबर्स से कुछ फोर्सेस आ सकते हैं, एक्सटर्नल रिएक्शन मेरे को नहीं मिलेगी इस केस में, बट ओनली इंटरनल फोर्सेस मिलेंगे, ठीक है। तो मैं ए जॉइंट पर आता हूं, ए जॉइंट पर मेरे पास कुछ ऐसा ही कंडीशन है, ठीक है। ए जॉइंट पर अगर मैं आता हूं तो मेरे पास कुछ ऐसे ही कंडीशन है, ठीक है। अगर मैं इस चीज को देखूं, तो यहां पर मैं देखूं ये फोर्स कुछ ऐसा लग रहा है, ये हो गया आपका एफ ऑफ AC यहां पर, और यहां पर हो गया आपका एफ ऑफ BC। क्लियर है? और ये वाला जो एंगल है ये है आपका 53.13 tan इनवर्स 8/6, ठीक है। तो अगर मैं देखूं यार, तो यहां से मेरे को मिल जाएगा तो इक्वेशन 1 cos 53.13 प्लस एफ ऑफ BC इक्वल्स टू 0, ये मिल जाएगी मेरे को इक्वेशन, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज को सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 into cos 53.13.6, तो FBC मेरे को मिल गया, यहाँ से FBC is equals to -0.6, तो ये क्वेश्चन मेरे को मिल गया, FBC जो मेरे को मिल गया वो मिल गया मेरे को -0.6। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, FBC मेरे को 0.6 मिल गया। और अगर मैं देखूं फिर मेरे को यहाँ पर एक और इक्वेशन मिल सकती है मेरे को कि 1 sin 53.13 प्लस एफ ऑफ AC जो होगा वो बराबर 0 होगा। तो यहां से साइन का वैल्यू कितना आता है, एफ ऑफ AC आएगा आपका साइन 53.13, यह वैल्यू -0.8, ठीक है।
एफ ऑफ ए सी ये कितना आएगा आपका -0.8। क्लियर है पॉइंट, किलो न्यूटन में रहेंगे ये, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें यार ये चीज मेरे पास आ चुकी है, और ये चीज मैं देखूं अगर इस जॉइंट डी जॉइंट पर अगर मैं कंसीडर करूं, तो डी जॉइंट पर भी मेरे को सिचुएशन कुछ ऐसी मिलेगी। डी पर ये वाला एंगल कितना होगा मेरा 53.13। तो डीसी पर मेरे को जो फोर्स मिलने वाला है और इस पर फोर्स मिलने वाला है, ये साइन कंपोनेंट है कॉस कंपोनेंट है, ये भी कंप्रेशन में रहेगा। तो डीसी पर मेरे को मिलेगा कितना, एबी पर कितना था मेरा, नहीं यार ये एफ ऑफ बीसी नहीं है, एफ ऑफ एबी है। ओके, एफ ऑफ ए बी मेरे को मिला है 0.6, ठीक है, और एफ ऑफ ए बी, ठीक है। तो एफ ऑफ बी सी मतलब मेरे को क्या करना, कैलकुलेट करना है एफ ऑफ डी सी। एफ ऑफ जो डी सी होगा वो मेरे बी सी के इक्वल ही होगा। तो एफ ऑफ डी सी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो भी मेरा -0.6 ही आने वाला है, ठीक है, कॉस कंपोनेंट है। और एफ ऑफ डी बी अगर मैं कैलकुलेट करूं, एफ ऑफ डी बी जो आएगा वो मेरा आएगा कितना, -0.8, ठीक है, ये चीज है। और रिएक्शंस तो मेरे को 0 मिलने वाली है इस पॉइंट पर, ठीक है, ये चीज हो गई है, ठीक है। और अगर हम लोग आए इस सी जॉइंट पर आते हैं, सी जॉइंट पर अगर हम लोग देखें, सी जॉइंट पर एक फोर्स लग रहा है आपका एफ ऑफ ए सी, ठीक है, एक फोर्स लग रहा है मेरा क्या कहते हैं एफ ऑफ सी डी, ठीक है, एफ ऑफ सी डी, ठीक है। तो ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, एक फोर्स है यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा, क्लियर है। ये एंगल मेरे पास कितना है 53.13। तो इस ये कितना हो जाएगा मेरा, अगर मैं इस डायरेक्शन में ही कैलकुलेट करूं फोर्सेस, तो एफ ऑफ बी सी प्लस, अगर मैं इसको ऐसे ले लेते हैं, इसका एक कंपोनेंट अगर मैं डायरेक्शन में ले लूं तो एफ ऑफ बी सी प्लस एफ ऑफ सी डी, एफ ऑफ बी सी cos 53.13 प्लस एफ ऑफ सी डी इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन ले सकते हैं। एफ ऑफ सी डी हम कैलकुलेट कर चुके हैं कितना, एफ ऑफ सी डी -0.6, तो -0.6 डिवाइड बाय cos 53.13, 3.13, तो ये आ जाएगा आपका कितना, -1 किलो न्यूटन आ रहा है, ठीक है। तो -1 है नहीं प्लस, तो ये माइनस में जाएगा, सी डी तो माइनस में, तो एफ ऑफ बी सी जो आ गया वो मेरा 1 किलो न्यूटन आ गया, ठीक है। अब मेरे कौन से मेंबर बचते हैं भाई, मेरा एक डी मेंबर बचता है और एक डी मेंबर बचता है, ठीक है। अगर मैं जॉइंट पर देखूं यार, इस जॉइंट पर अगर मैं देखूं, यहाँ पर कोई फोर्स तो है नहीं, एक डी फोर्स है एक बी फोर्स है, ठीक है। इस जॉइंट पर अगर मैं देखूं और यहाँ पर कोई रिएक्शन तो इसको मिलने मिलने नहीं रिएक्शन को जनरेट नहीं होती, तो इस फोर्स के इसको बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स है नहीं, ठीक है। और ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट हो जाएगा मेरा, और ये वाला जो फोर्स है, रिएक्शंस मेरे को जनरेट हो नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर मेरे को ये जो वाला कंपोनेंट है ये भी मेरे को 0 मिलेगा, डी का कंपोनेंट मेरे को 0 मिला, ठीक है। और डी का कंपोनेंट भी मेरे को यहाँ पर 0 मिलने वाला है, क्योंकि डी प्लस एफ ऑफ डी ई प्लस एफ ऑफ बी ई, ये एंगल कितना होगा आपका, एफ ऑफ बी ई cos 53.13 इक्वल्स टू 0 है, तो ये टर्म 0 है, तो एफ डी भी हमारा 0 होगा, क्लियर है। तो एफ डी बी जो है वो मेरा 0 होगा, क्लियर है। तो ये मैंने कैलकुलेट कर लिया S1, ठीक है। S1 बोले तो कि यूनिट लोड का, अगर मैं यूनिट लोड लगाऊं इन दो इस पॉइंट पर, तो उसकी वजह से मेरे को मेंबर्स में कितने फोर्सेस मिल रहे हैं, ठीक है, इन मेंबर्स पर मेरे को कितने फोर्सेस मिल रहे हैं, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो अब हम आते हैं भाई हमारे S2 पर, अभी हमें कैलकुलेट करना है कि S2, क्लियर है। अभी हम लोग डिस्कस S2 अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो मेरे को इस पॉइंट पर एक यूनिट लोड लगाना पड़ेगा, यहाँ पर एक यूनिट लोड लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस यूनिट लोड की वजह से इस कट पर क्या रिलेटिव डिफॉर्मेशन आएगा वो मेरे को चेक करना है, क्या रिलेटिव डिफॉर्मेशन आएगा इस कट पर, और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। उसके लिए मुझे कैलकुलेट करना है भाई S2, ठीक है। S2 अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा यार, ठीक है, सबसे पहले हम लोग करते हैं कि इस पॉइंट के बाद मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, ए के बाद। तो ए के बाद अगर मैं मोमेंट कैलकुलेट करूं तो ये आता है 1 * 12 इज इक्वल्स टू RE * 8, ये आएगा कुछ। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 12 डिवाइड बाय RE कितना ही रहेगा, 3 RE, तो RE इक्वल्स टू रहेगा मेरा 1.5, ठीक है, 1.5 किलो न्यूटन, ठीक। और इसकी जो डायरेक्शन रहेगी, डायरेक्शन ऐसी कुछ ऐसी रहेगी, RE इक्वल्स टू 1.5। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, एक्सटर्नल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए एक यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन लगेगी, वो भी कितनी होगी 1.5, ठीक है। इस वर्टिकल 1 को बैलेंस करने के लिए एक ऊपर को लगेगी एक 1, यही क्वेश्चन होने वाली है, ठीक है।
और अगर हम देखें, अगर हम जॉइंट ए पर आते हैं, जॉइंट ए पर अगर हम आए, यहाँ पर एक 1 का फोर्स लग रहा है और एक लग रहा है यहाँ पर एफ ऑफ ए सी, सिमिलरली यहाँ पर एक लग रहा है 1.5 और एक एफ ऑफ ए बी, ठीक है, ये लग रहा है। इक्विलिब्रियम अगर हम कंसीडर करते हैं तो एफ ऑफ ए सी जो मिलेगा वो मेरे को मिलेगा -1, यानी कंप्रेशन। तो एफ ऑफ ए सी अगर हम कैलकुलेट करें तो वो मिलेगा मेरे को -1। सिमिलरली अगर हम एफ ऑफ ए बी कैलकुलेट करें तो वो मिलेगा मेरे को -1.5। ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज अगर हमने कैलकुलेट कर ली है, उसके बाद हमारा ये जॉइंट हो गया पूरा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं यार इस सी जॉइंट पर आते हैं। अगर हम सी जॉइंट को देखें, सी जॉइंट पर एक फोर्स लग रहा है मेरा कितना, -f ऑफ AC, ठीक है, एक फोर्स लग रहा है मेरा f ऑफ CD, ठीक है, CD AC एक ही बात है, और एक फोर्स लगेगा यहाँ पर कितना, f ऑफ BC। ये एंगल जो होगा वो मेरा 53.13 है। तो अगर मैं देखूं यार, तो यहाँ से मेरे को एक और इक्वेशन मिल सकती है, f ऑफ BC sin 53.13 प्लस f ऑफ AC इज इक्वल्स टू 0। ये मिल सकती है इक्वेशन। इस अगर मैं जॉइंट पे यहाँ इस जॉइंट पर अगर मैं वर्टिकल फोर्स का इक्विलिब्रियम कंसीडर करूं, ठीक है, तो f ऑफ AB हमने f ऑफ AC हमने कैलकुलेट किया है कितना, -1। तो -1, तो ये जाके उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाय sin 53.13 1.25। तो f ऑफ BC जो हो गया वो मेरे पास 1.25 हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे को f ऑफ CD अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो वो कितना हो जाएगा मेरा, f ऑफ BC cos 53.13 plus f of CD is equals to 0, ठीक है। तो 1.25 डिवाइड बाय cos 53.13, ये हो जाएगी टर्म मेरे पास कितनी, 1.25 डिवाइड बाय cos 53.13 1.25 f of BC, ये एंगल है मेरे पास कितना, 53.313, ठीक है। f ऑफ AC मेरे पास अगर आता है आपका कितना है यहाँ पर, f BC sin 53.13 f ऑफ AC इक्वल्स टू 0, ठीक है। f ऑफ BC cos 53.13 cos 53.13 f ऑफ BC मैंने कैलकुलेट किया है 1.25, this angle is 53.13, so this plus, ठीक है, तो BC 1.25 into cos of 53.13, ठीक है। तो ये वैल्यू आती है आपकी -0.75, ठीक है। 1.25 into cos of 53.13, और ये होगा जो होगा आपका नेगेटिव होगा, ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर है। तो ये हो गया भाई हमारा। अभी हमारे पास कौन सा नंबर, डीबी बचता है एक नंबर, ठीक है, डीबी बचता है और डी बचता है। डीबी पर तो मेरा जीरो फोर्स आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है और कोलिनियर मेंबर है, तो इस पर 0 मिलेगा। बी पर अगर मैं देखूं, नेक्स्ट आता है मेरा डी, बी, डी और एडी आता है, ठीक है। एडी पर भी मेरे को कोई फोर्स नहीं मिलने वाला है क्योंकि मैंने मेंबर को कट कर रखा है, तो वहां पे 0 फोर्स है, क्लियर है पॉइंट। अगर मैं बी को कैलकुलेट करूं, बी और डी को, ठीक है, इस पर 0 है, तो डी पर मेरा कितना फोर्स आएगा, अगर मैं डी जॉइंट को कंसीडर करता हूं तो डी पर जो मेरा फोर्स होगा एफ ऑफ डी वो बराबर होगा एफ ऑफ सी डी, यही बराबर होगा। तो डी कौन सा है मेरा, डी इक्वल्स टू, डी पर जो फोर्स है मेरा डी और सी डी कितना है मेरा, -0.75, ये भी मेरा 0.75 होगा, क्लियर है पॉइंट। और बी पर अगर मेरे को फोर्स कैलकुलेट करना है, तो भाई बी पर अगर मेरे को फोर्स कैलकुलेट करना है तो बी पर मैं कैसे फोर्स कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। बी पर अगर मैंने जॉइंट कंसीडर किया तो यहाँ पर एक लग रहा है मेरा एफ ऑफ डी, ठीक है, एक लग रहेगा मेरा यहाँ पे एफ ऑफ ई, और एक इस जॉइंट पर जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है 1.5 का लग रहा है, और ये जो एंगल है मेरा वो है 53.13 एफ ऑफ ई बी, ठीक है। तो अगर मैं देखूं यार, अगर मैं इक्विलिब्रियम लिखूं यहाँ पर तो लिख सकता हूँ एफ ऑफ ई बी cos 53.13 प्लस 1.5 प्लस f ऑफ d इज इक्वल्स टू 0, लिख सकते हैं इक्वेशन। f ऑफ d मैंने कैलकुलेट किया है, तो ये हो जाएगा कितना आपका 1.5 माइनस 0.75, ओके, 3.4 डिवाइड बाय cos 53.13 1.25। तो b पर जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 1.25, ठीक है। ये भी आपकी क्या रहेगी, कंप्रेशन में रहेगी, ये 1.25 माइनस ये उधर जाके कंप्रेशन, ठीक है। तो ये चीज जो है मैंने वैल्यू जो है मैंने कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। अगर हम लोग देखें यार, अगर हम लोग ये चीज देखें, अगर ये हमारे सारे फोर्सेस जो है वो कैलकुलेट हो चुके हैं। अब हमको कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन में, ठीक है।
जो टर्म्स की हमको यूज पड़ेगी, अब मेरे को सबसे पहला टर्म चाहिए भाई, मेरे को s इंटू एस वन चाहिए, s इंटू एस वन, ठीक है, तो कैपिटल S बोलते हैं, s इंटू एस वन चाहिए मेरे को। उसकी जो वैल्यू होगी वो आएगी मेरे पास कितनी, 20 इंटू 0.8, 16, 15 इंटू 0.6, 0.6, 9, 25 इंटू 1, ये 25 ही रहेगा, माइनस 15 इंटू 0.6, माइनस 15 इंटू माइनस 0.6, ये नहीं आएगा, ये 0, ये 0, ये 0 और ये 0, क्लियर है। और s ऑफ s2 भी रहेगा मेरे पास, s ऑफ s2 भी मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा, v2 कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो भी हम देख चुके हैं ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में, क्योंकि हमको ये वैल्यू से ये डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है ड्यू टू एक्शन लोडिंग वजह से। तो ये हो जाएगा कितना आपका, यहाँ पर तो 20 रहेगा, माइनस 15 इंटू 1.5, तो 15 इंटू 1.5, ये रहेगा कितना आपका 22.5, ठीक है, और 22.5, और फिर ये रहेगा आपका 25 इंटू और 1.25, 25 इंटू 1.25, ये रहेगा आपका 31.25, ठीक है, माइनस 15 इंटू 0.75, 15 इंटू 0.75, ये रहेगा आपका 11.25, ठीक है, और ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 15 इंटू 0.75, दिस इज 11.25, और ये टर्म 0। तो यार मैंने क्या किया, मैंने आपका एस ये भी कैलकुलेट कर चुका हूँ, अभी मेरे को कैलकुलेट करना है आपका S1 का स्क्वायर, ठीक है, S1 का स्क्वायर और एक S2 का स्क्वायर, और ठीक है, और मेरे को क्या जरूरत पड़ेगी, S1 S2 की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अगर मैं S1 का मैं स्क्वायर कैलकुलेट करूं तो इसका तो हो जाएगा भाई 0.8 इंटू 0.8, ठीक है, 0.64, इसका हो जाएगा 0.36, इसका तो रहेगा 1, ठीक है, इसका रहेगा 0.36, इसका रहेगा आपका 0.64, ये 0, ये 0, ये 1। S2 का अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यहाँ पर तो 1 रहेगा, 1.5 इंटू 1.5 कितना होता है आपका 2.25, ठीक है, 1.5 इंटू 1.5, 2.5, 1.25 स्क्वायर, 1.5625, ठीक है, और 0.75 का अगर हम करें 0.75 स्क्वायर, ये करें हम, ये मिलता है हमको 0.5625, ठीक है, और इसका तो 0 हो जाएगा, 1.25 का फिर से हमारे पास है 1.5625, ठीक है, 0.75 का मिला है हमें 0.5625, ठीक है, और ये भी टर्म 0। और S1 अगर हम S2 को कैलकुलेट करें, S1 S2 को तो मल्टीप्लाई अगर हम करें तो वो मिलता है हमें 0.8 इंटू 1, यहाँ पे 0.8 मिलेगा, ठीक है, इस पॉइंट पे 0.6 इंटू 1.5, 0.6 इंटू 1.5, ये मेरे को मिलेगा 0.9, ठीक है, ये यहाँ पे 1.25 भी मिलने वाला है, और 0.6 इंटू 0.75, 0.6 इंटू 0.75, ये है मिलेगा मेरे को कितना 0.45, ठीक है, और ये तो 0 मिलेगा इस पॉइंट पर, इस मेंबर के लिए, इसके लिए भी 0, और नीचे वाले के लिए भी 0, और इसके लिए भी 0, ठीक है। तो ये मैंने कैलकुलेट कर ली है अपनी जो भी मुझको टेबल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्या क्या वैल्यू है। अभी हम इक्वेशन पर अगर आते हैं तो इक्वेशन हमने लिखी थी यार भाई, डेल्टा 1 ड्यू टू लोड प्लस रो 11 P1 प्लस रो 12 P2 इज इक्वल्स टू 0, और एक इक्वेशन लिखी थी डेल्टा 2L प्लस रो टू 1 इंटू P1 प्लस रो 2 इंटू P2 इक्वल्स टू 0। यही दो इक्वेशन लिखी है हमने, क्लियर है। पहली इक्वेशन जो हमने लिखी है वो क्योंकि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इसके बीच में अलाउ नहीं, कट के बीच में, और ई पर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन हमारा 0 है, उसके लिए लिखी है, ठीक है। तो अगर मैं डेल्टा 1 अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो डेल्टा 1 जो होता है वो मेरा होता है, क्या कहते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, s इंटू S1 ओवर में L ओवर में A, ये लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अगर हम देखें s इंटू S1 का अगर हम समीशन करते हैं यहाँ पर तो ये वैल्यू मिलती है मुझको 16 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 9 59, तो ये वैल्यू मिल रही है मेरे को 59 L ओवर में AE, ये वाली वैल्यू, ठीक है। प्लस रो 11 क्या होगा भाई, रो 11 होगा मेरा कितना, समीशन ऑफ S1 स्क्वायर इनटू में L ओवर में AE, यही होगा, ठीक है। डिफ्लेक्शन एट 1 ड्यू टू यूनिट लोड एट 1, यही चीज होगी। तो S1 स्क्वायर को अगर मैं समीशन करूं उसका 0.64 प्लस 0.36 प्लस 1 प्लस 0.36
प्लस 0.64 प्लस 1 इक्वल्स टू प्लस ये आ रहा है आपका 4L ओवर में ए, ठीक है, प्लस ρ12 मेरा जो आएगा ρ12 ये इसी की वजह से आएगा। ρ12 क्या होगा मेरा समीशन S1 into S2 L ओवर में ए, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 0.8 प्लस 0.9 प्लस 1.25 प्लस 0.45, ये आता है आपका 3.4, ये आ गया आपका 3.4 L ओवर में ए। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो ये और ये इक्वेशन जो होगी इसके साथ ये क्या हुआ, यहाँ पे P1 मल्टीप्लाई हुआ, इसके साथ यहाँ पर P2 इक्वल्स टू 0, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन को और सॉल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं 59 प्लस 4P1 प्लस 3.4 P2 इक्वल्स टू 0। L अपॉन में यही जो है वो हमने कांस्टेंट लिया सबके लिए, फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई हमारी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इस इक्वेशन के लिए अगर हम वैल्यू लिखें तो डेल्टा 2L जो हो जाएगा वो मेरा कितना हो जाएगा S1 S2 ये वाली टर्म होगी, इसको मैं अगर मैं ऐड करता हूं 20 प्लस 22.5 प्लस 31.25 प्लस 11.25 प्लस 11.25, ये वैल्यू आ रही है 96.25। तो यहां पर आएगी वैल्यू कुछ 96.25 प्लस अब रो S1 इंटू S2 कितना रहेगा, ये वाली इक्वेशन चाहिए मेरे को कैलकुलेट करना है ना S1 S2, तो सेम रहेगा रो 1 2 इज इक्वल्स टू रो 2 1, ये बराबर रहेगा रेसिप्रोकल थ्योरम से। तो अगर मैं इस चीज को कैलकुलेट करूं तो 0.1 प्लस 0.9 प्लस 1.25 प्लस 0.45, ये वैल्यू आती है आपकी कितनी 3.4 P 3.4 आपकी P1 प्लस अब सॉल्यूशन x स्क्वायर कितना आएगा मेरे को, क्योंकि मेरे को रो 2 कैलकुलेट करना है, रो 2 मेरा कितना होगा S1 S2 स्क्वायर इनटू में L ओवर में यही होगा, ठीक है। तो S2 अगर मैं इस चीज को देखूं तो ये मेरे पास आती है 1.2.25 प्लस 1.5625 प्लस 0.5625 प्लस 1.5625 प्लस 0.5625, ये वैल्यू आ रही है मेरे पास 7.5 P2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। और अगर मैं इक्वेशन 2 को अगर मैं इनको सॉल्व करूं, इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं, तो अगर मैं इन इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो अगर इसको इक्वेशन को सॉल्व करें, a है मेरे पास 4, b है मेरे पास 3.4, c है मेरे पास -39, ठीक है। और इस केस में है मेरे पास 3.4, b है 7.5 और ये है आपका -96.25, ठीक है। तो यहां से जो मेरे को P1 मिल रहा है, P1 जो मिल रहा है वो मेरे को -6.25 किलो न्यूटन मिल रहा है, ठीक है, इन कंप्रेशन, ठीक है। और जो P2 जो मिल रहा है मेरे को मिल रहा है -10 किलो न्यूटन, ठीक है। मतलब हमने डायरेक्शन नीचे को अज्यूम करी थी, वो ऊपर को लग रही है, ठीक है। तो फाइनल जो रिएक्शन हमारे को आ रही है इस पॉइंट पर, जो ये मेंबर जो रहेगा मेरा वो रहेगा कंप्रेशन, और यहाँ पर जो रिएक्शन मेरे को मिल रही है वो कितनी मिल रही है मेरे को 10 किलो न्यूटन अपर डायरेक्शन में, और यहाँ पर जो P1 मिल रहा है वो मिल रहा है मेरे को -6.25, क्लियर है, ठीक है। और अगर अब आपको हर मेंबर पर अगर फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो हम एक कैलकुलेट करके देखते हैं, जरूरत पड़ सकती है। अगर हमको किसी मेंबर पर फोर्स कैलकुलेट करनी है तो हम लोग को क्या करना है, इसकी अभी मेरे को जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो मैं अगर एसी मेंबर कंसीडर करूं, ठीक है, तो अगर मेरे को एसी पर फाइनल फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो फोर्स इन एसी तो मैं कैलकुलेट करूंगा, कितना लिखूंगा मैं -20 लोड के कारण -20 प्लस माइनस यूनिट लोड के कारण -4.8 इनटू -6.25, यही है P1 कितना मेरा इतना ही होगा, और फिर एक प्लस -1 इंटू -10, यही चीज है, ठीक है भाई।
एसी पर मेरे पास लोड की वजह से -20 आया, यूनिट लोड की वजह से जब S1 पड़ा तो -0.8 आया, जब यूनिट लोड मेरा S2 पर लगा तो मेरे को पास -1 आया। तो मेरे को जो टोटल फोर्स मिल गई भाई यही तो मिली। अगर मैं इस चीज को कैलकुलेट करूं तो -20 प्लस 0.8 इंटू 6.25 प्लस 10, ये मिल गया मेरे को एफ ऑफ AC यहाँ से 5 किलो न्यूटन। ठीक है, तो आपको ऐसे ही सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं आप। ये आपको लोड के वजह से मिली, ठीक है, और ये वैल्यू आपको यूनिट लोड की वजह से, तो P1 इसका भी P1 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, ये सारी